एक ऐसा व्यक्ति जो दूल्हा बनकर दुल्हन के सामने सुहागरात की सेज पर जाता था। सामने एक बड़ा सा घूंघट होता था और सामने बैठी दुल्हन को ये नहीं पता होता था कि सामने बैठा जो दूल्हा है वो उसका ही पति है या फिर कोई और है, जिससे उसकी शादी हुई है ये वही है या फिर कोई और है। इस तरह से वो जो दूल्हा होता है, वो जो व्यक्ति होता है, 250 से भी अधिक दुल्हन के साथ सुहागरात मनाता है और मौका मिलते ही उनके गहने जेवर लेकर फरार हो जाता था। इस तरह से वो काम करता था। जब ये कहानी लोगों को मालूम पड़ती है, लोग हैरान हो जाते हैं, दंग रह जाते हैं कि आखिरकार एक व्यक्ति इतनी सारी लड़कियों के साथ सुहागरात कैसे मना सकता है, और वो भी इन्हें मालूम पड़े बिना। दोस्तों, आज की जो कहानी है इसको हम सुनेंगे विस्तार से। आज की जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो कहानी है राजस्थान के राज्य की। राजस्थान राज्य का एक जिला लगता है जोधपुर। जोधपुर के ही एक छोटे से गांव की एक कहानी है। बात है सन 1985 की। एक लड़की जिसकी उम्र 17 साल होती है, जिसका नाम होता है रानी। रानी के घर के बाहर लगभग रात के 9:30 बजे के आसपास की ये बात होगी। घर के बाहर कोई दरवाजा खटखटाता है और बाहर से कहता है कि मैं मनोज बोल रहा हूँ, मैं बाड़मेर से आया हूँ। जैसे ही आवाज सुनते हैं, अंदर रानी की माँ होती है, रानी की चाची होती है और घर में उसके पिताजी और बाकी के जो मर्द होते हैं वो नहीं होते हैं, वो कहीं बाहर गए हुए होते हैं। और जो बाहर जो खड़ा होता है मनोज, वो दरअसल होता है रानी का पति। रानी की शादी सन 1981 में हो जाती है। उन दिनों जो शादियां होती थी कम उम्र में ही हो जाया करती थी, और शादी के बाद कुछ सालों के बाद गौने का सिस्टम होता था, गौना होता था। जब लड़कियां बालिग हो जाती थी तब, और कम उम्र में उनकी शादी होती थी। और शादी के बाद जब तक गौना नहीं होता था, लड़की अपने ससुराल में नहीं जाती थी। यहाँ पर जो मनोज होता है उसका भी गौना नहीं हुआ था। मनोज जो होता है वहां पर बाहर खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं कहीं दूर गया था और दूर से आते आते रात हो गई, लेट हो गया। मैंने सोचा पास में ही ससुराल है, क्यों न यहाँ पर रुक लिया जाए। तो अगर आप लोगों को ऐतराज न हो तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब जमाई राजा थे, घर के दामाद थे, तो कोई कैसे मना कर सकता था। रानी जो होती है वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसका पति पहली बार घर आया था। माँ और चाची एकदम से तैयारी में लग जाते हैं कि जमाई राजा घर आए हैं, उनकी खातिरदारी की जाए, उनके लिए खाना पीने की व्यवस्था की जाए। दोनों काम में लग जाते हैं। खाने पीने की व्यवस्था शुरू होती है। खाने पीने की जब इंतजाम हो जाते हैं तब रानी खुद अपने हाथों से खाना लेकर जाती है अपने पति के लिए। वो बहुत खुश थी, उसे बहुत खुशी होती है अपने पति को देखकर। जैसे ही वो अपने पति के पास पहुंचती है खाना लेकर, उसका पति जो होता है वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरे पास आना है तो तुम्हें दुल्हन की तरह सज धज कर आना होगा। अब ये बात सुनकर रानी जाती है अपनी माँ के पास और कहती है कि वो ऐसा ऐसा कह रहे थे। जब रानी की माँ सुनती है तो वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें वैसे भी गौना के बाद अपने ससुराल ही जाना है। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो तुम तैयार होकर दुल्हन की तरह सज धज कर चली जाओ, हमें कोई ऐतराज नहीं है। रानी अब जाती है, तैयार होती है, सजती संवरती है और गहने और जेवरात सब पहन लेती है। और पहनने के बाद जाती है अपने पति के पास। वो पहले से ही सुहागरात की सेज पर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही ये पहुंचती है, गहने और कपड़े निकाल कर एक तरफ रख दिए जाते हैं। जब वो गहने उतार रहा था तब वो उससे कहता है कि तुम्हारे गहने थोड़े पुराने दिख रहे हैं, मैं इसे लेकर जाता हूँ और इसे ठीक करवा कर लाकर तुम्हें दे देता हूँ। रानी सुनती है और कहती है चलो ठीक है, जैसा आप कहिए वैसा। इसके बाद वो जो होता है पति मनोज, जिसका नाम होता है, वो सुहागरात मनाता है। और सुहागरात मनाने के बाद जब रानी सो जाती है, सुबह के लगभग 3 से 4 बजने के समय मौका देखते हुए वहां से निकल जाता है और साथ ही वो अपने साथ गहने भी लेकर जाता है। इस तरह से वो चला जाता है और रानी बहुत खुश होती है क्योंकि वो पहली रात थी जब उसने अपने पति के साथ गुजारी थी। और उसके जाने के बाद 2 दिन बीतते हैं और 2 दिन बाद उसके घर के, उसके पिता और उसके चाचा लोग आ जाते हैं। जब घर के लोग आते हैं तब घर वाले कहते हैं कि बाड़मेर से मनोज आए थे और ऐसा ऐसा रुके थे। घर वाले बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, दामाद जी ही तो आए थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और ये एक नॉर्मल बात होती है। और इस तरह से वो भी कुछ समझ नहीं पाते हैं कि कौन आया था कौन नहीं आया था। इस तरह से करीब 1 महीने बीत जाते हैं और 1 महीने बीतने के बाद दामाद जी वापस आ जाते हैं। और जब दामाद जी वापस आते हैं उस समय रानी के जो पिता होते हैं वो घर पर मौजूद होते हैं। रानी के पिता जब देखते हैं दामाद जी को तब वो जोर जोर से घर में आवाज लगाने लगते हैं और कहते हैं कि
जमाई राजा घर पर आए हैं, दामाद जी घर पर आए हैं, जल्दी से खाने पीने का इंतजाम करो। घर में जो भी महिलाएं होती है, माँ, चाची या फिर और अन्य महिलाएं होती है, सभी खाना पीना की तैयारी करने में लग जाती हैं। और जो जमाई राजा होते हैं, खाना पीना खाने के बाद उन्हें वहां पर रुकना था अपनी बीवी के साथ, अपनी दुल्हन के साथ। जब वो अपनी दुल्हन के कमरे में जाता है, दुल्हन के कमरे में जाने के बाद जब वो घूंघट उठाता है, सामने जो दुल्हन होती है वो जब देखती है सामने दूल्हे को, तब उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि सामने जो बैठा था वो मनोज नहीं होता जो 1 महीने पहले आया था। ये वो मनोज नहीं होता जो 1 महीने पहले इसके साथ सुहागरात मना के गया था। ये वो मनोज नहीं होता जो 1 महीने पहले इसके जेवरात और गहने लेकर गया था। उसे देखते ही वो चक्कर आने लगते हैं उससे, और वो बेहोश हो जाती है। और जैसे ही वो बेहोश होती है, घर के बाकी लोग भी आ जाते हैं और अपनी माँ और चाची से वो इस बारे में सारी कहानी बताती है कि किस तरह से चीजें हुई हैं। सारी कहानी सुनने के बाद जो माँ और चाची होती हैं वो कहती हैं कि इस बात की भनक किसी को भी लगनी नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी, और ये जो इंसान सामने खड़ा है, ये जो व्यक्ति खड़ा है, ये तुम्हें कभी भी नहीं अपनाएगा। जब मनोज अपनी बीवी के बारे में पूछता है कि आखिरकार उसे क्या हुआ है, तब घर वाले कुछ बहाना बनाते हैं और कहते हैं कि दरअसल कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए उसे चक्कर आ गए और वो बेहोश हो गई। किसी तरह से बात को खत्म किया जाता है। और लेकिन जब घर वालों को, परिवार वालों को इस बारे में मालूम पड़ता है, तब वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार वो व्यक्ति कौन था जो घर में घर जमाई बनकर आया था और घर में खातिरदारी करवाया और लड़की के साथ सुहागरात भी मनाया और घर के सारे जेवरात भी लेकर चला गया। दरअसल ये एक पहली कोई घटना नहीं होती है, इस तरह की घटना किसी न किसी गांव में कहीं न कहीं हो रही होती है। एक व्यक्ति होता है, वो इस तरह की जानकारी इकट्ठा करता है, इस तरह की जानकारी को जमा करता है कि किस गांव में, किस घर में कोई व्यक्ति, कोई पुरुष है या नहीं है, अगर बाहर जाने वाला है तो कब जाने वाला है, और वापस आने वाला है तो कितने दिन में आने वाला है। और ऐसे लड़की की तलाश करता था जिसकी शादी हो गई हो लेकिन उसका गौना नहीं हुआ हो, वो अपने ससुराल नहीं गई हो, इस तरह की लड़की की तलाश वो करता था। और ये केवल जोधपुर नहीं, बाड़मेर नहीं, हर जगह पर, गांव-गांव, जगह-जगह पर जाकर वो इस तरह की जानकारी इकट्ठा करता और उस जगह पर जाता, और जाने के बाद वो इस तरह की चीजें करता था। वो ऐसे समय पर जाता था, रात के ऐसे समय पर जाता था जिस समय पर कोई उसे मना न कर पाए। जो घर की औरतें होती थी वो घूंघट नीचे तक रखती थी, यहाँ से नीचे तक, गले से नीचे तक की घूंघट होने की वजह से वो सामने देख तक नहीं पाती थी कि आखिरकार सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो है कौन। और दरअसल जो राजस्थान है वहां पर एक प्रथा है कि घूंघट जो होता है वो थोड़ा नीचे तक औरतें रखती हैं और इस वजह से पहचान नहीं पाती थी। और दूसरी बात ये थी कि रात का समय भी होता था। शादी के बाद भी जो लड़की होती थी घूंघट की वजह से अपने पति को देख नहीं पाती थी। उन दिनों ये वो दौर था जब ना तो मोबाइल फोन था और ना ही टेलीविजन ने अपने कदम जमाए थे पूरी दुनिया में। फोटोग्राफी भी अगर होती थी तो बहुत ही कम होती थी। अधिकतर लोगों के पास अपनी शादी के फोटोग्राफ्स भी नहीं होते थे। ये बात है सन 1985-86 की, उन दिनों की बात है। उस समय ये जो चोर था ये जमाई राजा बनकर घर में जाता था और घर में जाने के बाद सुहागरात मनाता था। सुहागरात मनाने के बाद जेवरात वगैरह जो गहने होते थे सभी इकट्ठा करता था और चुपचाप वहां से निकल जाता था, जिससे किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती थी। जो दुल्हन होती थी उसे तब मालूम पड़ता था जब वो अपने असली पति को देखती थी, तब ये एहसास होता था कि उसके साथ सुहागरात मना के कोई और गया है और सारे गहने, रुपए, पैसे भी साथ लेकर चला गया है। इस तरह से चीजें चलती रहती हैं और होती रहती हैं। इस तरह से कुछ साल बीत जाते हैं। यह बात है 24 अगस्त 1988 की। बाड़मेर जिले का एक थाना लगता है चौटन के ही एक गांव की घटना है। रात के 9:30 बजे के आसपास का समय हो रहा था। एक घर के दरवाजे को खटखटाया जाता है। अंदर से आवाज आती है, कौन? बाहर से ये कहता है कि मैं आपका दामाद। ये बात सुनते ही घर का दरवाजा जो होता है वो खुलता है और ये घर के अंदर जाता है और अंदर जाकर आराम से बैठता है। उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था होती है, नाश्ते पानी की व्यवस्था की जाती है। और उन दिनों रात के समय पर गांव-गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं होती थी। ज्यादातर जो बिजली होती थी वो शहरों में ही हुआ करती थी। और इसके अलावा जो महिलाएं होती थी वो रात में किसी को भी पहचान नहीं पाती थी क्योंकि वो घूंघट में होती थी। इसी का फायदा उठाकर ये रात में ही जाता था।
घर के अंदर ये बैठता है, खाने पीने का इसके इंतजाम हो रहा था और तभी घर के अंदर मौजूद एक मर्द जो होता है, व्यक्ति होता है, वो उसे देखता है और पहचान जाता है कि ये हमारा जमाई राजा नहीं है, ये हमारा दामाद नहीं है। और उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है और उसकी खूब पिटाई करते हैं, उसे घर के अंदर बंद कर दिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है कि आखिरकार तुम हो कौन और कहां से आए हो। तब वो बताता है कि उसका नाम है जियाराम जाट, वो अपना नाम बताता है। उसके बाद पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने लेकर जाती है और थाने लेकर जाने के बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। सबसे बड़ी और दिलचस्प बात ये थी कि इस तरह के मामले जगह जगह गांव-गांव हो रहे थे, लेकिन लोग अपनी बेटी के साथ जो भी कुछ हुआ था उसके बारे में शिकायत दर्ज कराने से घबरा रहे थे, डर रहे थे। दरअसल देखा जाए तो उनकी बेटी के साथ बलात्कार ही हुआ था। वो पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत तो करते थे, लेकिन कुछ लोग केवल चोरी की ही शिकायत करते थे और कुछ लोग शिकायत करने से बचते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर हमने शिकायत कर दी और बलात्कार और रेप की बात अगर कह दी तो हमारी बेटी को कोई स्वीकार नहीं करेगा। इस तरह के डर की वजह से लोग शिकायत नहीं करते थे। इसके बावजूद उस जिले के अलग अलग थानों में 19 मामले दर्ज किए जाते हैं और ये जो 19 मामले दर्ज होते हैं इनमें अधिकतर मामले केवल चोरी के दर्ज किए जाते हैं। रेप की बात कोई नहीं करता, कोई इसके बारे में शिकायत दर्ज नहीं करता डर की वजह से। इस तरह से उन्हें पुलिस के पास जो भी शिकायत जाती है चोरी की, उसमें यह कहा जाता है कि एक चोर हमारे घर पर आया, उसने हमारी बेटी के जेवरात और गहने चोरी किए और वो यहाँ से चला गया। वो ये नहीं बताते थे कि वो जवाई राजा बनकर आया और हमारी बेटी के साथ उसने सुहागरात भी मनाई। इस तरह की बात नहीं बताते थे। जब पुलिस ने जियाराम जाट से पूछताछ जारी की, पूछताछ चालू की, तब उससे पूछा, तब उसने जो बात बताई उससे पुलिस भी भौचक्की रह गई। पुलिस ने जब उससे पूछा इस बारे में तब केवल 19 मामले दर्ज थे, लेकिन जियाराम जाट जो होता है वो कहता है कि मैंने 250 से भी अधिक इस तरह की मामले किए हैं, इस तरह की सुहागरात मैंने मनाई है और जेवरात लेकर मैं वहां से फरार हो गया था। इस तरह की बात उसने स्वीकार की। उसने पूरी कहानी बताई कि कैसे वो घर में घुसता था। उसने बताया कि वो घर में जाने से पहले पूरी जानकारी इकट्ठा करता था कि घर में मर्द कब होंगे और मर्द कब नहीं होंगे, औरतें कब होंगी। और जब वो जाता था तो औरतें सामने आती थी और वो उसे पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि उनके घूंघट नीचे तक होते थे और जो दुल्हन होती थी वो पहले से ही इतनी शर्मीली होती थी कि वो कुछ भी ऐतराज नहीं करती थी और पूरा साथ देती थी अपना पति समझकर। इस तरह से वो चीजें करता है। और जब पुलिस के सामने इस तरह की घटना जो हुई थी ये आती है और जब जियाराम जाट इस तरह की बात को बताता है पुलिस के सामने कि उसने 250 जो दुल्हन थी, 250 लड़कियां थी, उनसे भी अधिक लड़कियों को तैयार करवाकर उनके साथ सुहागरात मनाई है और इस तरह की चीजें की है। और ये बात जब एक दूसरे से फैलते फैलते गांव और गांव से फैलते फैलते पूरे जिले में फैल जाती है, तब बहुत से लोग कहते हैं कि ये हमारे यहाँ भी आया था, हमारे यहाँ भी आया था। इस तरह की बातें उठने लगती है। लेकिन फिर भी जो शिकायत होती है वो केवल 19 ही शिकायत दर्ज होती है पुलिस के पास, और वो भी चोरी की। और इसे पकड़ा जाता है चोरी के मुकदमे, चोरी के इल्जाम में इसे पकड़ा जाता है। और जब भी ये पकड़ा जाता था ये कुछ दिनों में ही छूटकर बाहर आ जाता था और आने के बाद ये पुनः वापस से उसी घटना को अंजाम देता था, जाता था किसी न किसी घर पर सुहागरात मनाता था और जेवर लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता था। दरअसल इस पर चोरी के मुकदमे चलते थे और चोरी के मुकदमे में ये ज्यादा दिन तक जेल में रहता नहीं था, जल्दी ही जेल से बाहर आ जाता था। दरअसल जो चोरी के मुकदमे होते थे उसमें जो धाराएं होती थी वो बहुत ही कमजोर होती थी और ये बाहर आता था और फिर ये अपने काम में लग जाता था और अपने काम को करता था और ये जेल में इसका आना जाना इस तरह से लगा रहता था। एक दिन कुछ सालों बाद 2016 में बाड़मेर जिले के पास में एक लाश मिलती है और जब पुलिस को इसके बारे में मालूम पड़ता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस लाश को कब्जे में लेती है। उस लाश का जब पोस्टमार्टम किया जाता है तब मालूम पड़ता है कि उस व्यक्ति के फेफड़े खराब हो चुके थे, फेफड़े गल चुके थे, इस वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। जब उसके बारे में पता लगाया जाता है कि वो कौन है तब मालूम पड़ता है कि ये वही व्यक्ति था जो 250 से भी ज्यादा लड़कियों के साथ सुहागरात मना चुका था और उनके गहने लेकर फरार हो चुका था। ये कहानी जब उस वक्त के लोगों तक गांव-गांव पहुंचती है, लोगों को मालूम पड़ती है, तो लोग आश्चर्य में पड़ते हैं कि आखिरकार एक अकेला व्यक्ति कैसे 250 से भी अधिक लड़कियों के साथ सुहागरात मना सकता है, वो भी उनके घर जाकर। पुलिस बीच में बताती है, जांच करती है और कहती है कि दरअसल इसने जो भी काम किया है ये
10 से 12 सालों के अंदर ये सारे काम किए हैं और ये बीच बीच में बहुत बार जेल भी जा चुका था और जेल से छूटता था और फिर यही सिलसिला लगातार चलता रहता था। इस तरह से ये काम इसने किया था। दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको आज की कहानी कैसी लगी इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।